Good morning, students. Myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in History. आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं स्वदेशी आंदोलन। तो पहले हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का। भारत में 20वीं शताब्दी का उदय स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नई शताब्दी के उदय के साथ ही इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला और देश में एक सशक्त आंदोलन छिड़ गया। बंगाल और देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण और शहरी छात्र, युवक, महिलाएं पहली बार सक्रिय राजनीति में आ गए और इस आंदोलन का दायरा काफ़ी विस्तृत हो गया था। बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ था और बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला था। इस प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों को विभाजन के पीछे ब्रिटिश सत्ता के असली मंतव्य का पता चल गया और वे एक स्वर में इस विभाजन के विरुद्ध उठ खड़े हुए और विभाजन विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। विभाजन का विरोध। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सभी को मिल गई। फलस्वरूप इस प्रस्ताव का ज़बरदस्त विरोध आरंभ हो गया। पहले 2 महीनों में ही केवल पूर्वी बंगाल में विभाजन के विरुद्ध 500 बैठकें हुई और विभाजन के विरुद्ध 40-50 हज़ार पर्चे पूरे बंगाल में बंट गए, जिनमें विभाजन से उत्पन्न होने वाले खतरे की विस्तृत जानकारी दी गई। अब लेंगे हम स्वदेशी आंदोलन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। यह विभाजन विरोधी जनता को खुली चुनौती थी। राष्ट्रवादियों ने यह महसूस किया कि आवेदनों और ज्ञापनों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है और संघर्ष का कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। विभाजन के निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की गईं, जहां विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन संगठित हो गया और 7 अगस्त की बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे उदारवादी नेता भी देश के दौरे पर निकल पड़े और लोगों से मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील करने लगे। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होगा। इस घोषणा के बाद तो बहिष्कार आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। प्रतिदिन बैठकें होने लगीं और विदेशी माल के बहिष्कार का नारा बुलंद होने लगा। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा तथा कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। प्रातःकाल से लोगों के जत्थे जुलूस के रूप में निकले और उन्होंने गंगा स्नान किया और वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधकर यह जता दिया कि बंगाल को विभाजित कर ब्रिटिश सत्ता उनकी एकता समाप्त नहीं कर सकती है। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार का संदेश पूरे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में इसका प्रचार किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया और 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे उग्रवादी नेताओं के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। वे केवल स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन वे तो इसे राजनीतिक जन संघर्ष का रूप देकर भारत के लिए स्वशासन चाहते थे। नेक्स्ट है उग्रवादियों की मजबूत पकड़। 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर उग्रवादियों की पकड़ मजबूत हो गई। जनता को आंदोलन के लिए तैयार करने और संघर्ष के नए तरीके अपनाए जाने लगे। उन्होंने जनता के समक्ष व्यापक जन आंदोलन के द्वारा राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। इस आंदोलन में विदेशी माल का बहिष्कार ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों,
अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना भी शामिल था। उग्रवादियों का उद्देश्य था कि प्रशासन पूरी तरह पंगु हो जाए, जिससे अंग्रेज व्यापारी जनता का आर्थिक शोषण करने में असमर्थ हो जाए। यह आर्थिक राष्ट्रवाद की एक नई लहर थी जो जनता तक ले जाई जा रही थी। जनता में आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है आंदोलन में स्वावलंबन का नारा। स्वदेशी आंदोलन में स्वयंसेवी संगठनों ने जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए परंपरागत त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत, लोक नाट्य मंचों का सहारा लिया। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने शिवाजी जयंती और गणपति महोत्सव को बहुत लोकप्रिय बनाया और इनके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया। स्वदेशी आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया। आंदोलनकारी नेताओं की मान्यता थी कि विदेशी सरकार के विरुद्ध संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना बढ़ना जरूरी है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। रचनात्मक कार्यों में सामाजिक सुधार लागू करना, जिसमें बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ना शामिल था। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा की भी जरूरत महसूस की गई। पूरे देश में स्वदेशी कल कारखाने स्थापित होने लगे। कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, चर्म उद्योग, बैंक, बीमा कंपनियां अस्तित्व में आईं। अब लेंगे हम आंदोलन का सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव हमारे सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत विशाल तबके को अपने दायरे में ले लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति का हिस्सा बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा भी काफ़ी फैला, जिसमें कुछ जमींदार, शहरी, निम्न मध्यम वर्गीय लोग और छात्र शामिल हुए। पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकलीं और प्रदर्शन का हिस्सा बनने लगीं, धरने पर बैठने लगीं। ये पहला अवसर था जबकि मजदूरों की आर्थिक कठिनाइयों को राजनीतिक स्तर पर उठाया गया तथा उसे राजनीतिक संघर्ष से जोड़ दिया गया। लेकिन स्वदेशी आंदोलन किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने में असफल रहा। लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वदेशी आंदोलन ने जनसभाओं, प्रदर्शनों, यात्राओं आदि के माध्यम से किसानों के एक बहुत बड़े तबके को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया। अब लेंगे हम आंदोलन की कमजोरियां। 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह कमज़ोर हो गया। इसका पहला कारण तो यह था कि सरकार इस आंदोलन के खतरे को भांपते हुए इसे निर्ममता से कुचलना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जनसभाओं, प्रदर्शनों और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। स्वदेशी आंदोलन के कमज़ोर होने का दूसरा कारण यह था कि स्वयं कांग्रेस पार्टी में ही मतभेद उत्पन्न हो गए थे। 1907 में कांग्रेस के विभाजन ने भी आंदोलन को क्षति पहुंचाई। आंदोलन के कमज़ोर होने का तीसरा कारण यह था कि स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था। संगठन के अभाव में आंदोलन के इन तरीकों को अनुशासित केंद्रीय दिशा देने में असफल रहा। अंतिम कारण यह था कि कोई भी जन आंदोलन लगातार और ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता, इसमें एक ठहराव आता है। अब है आंदोलन का महत्व। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया। यह कहना ही है कि आंदोलन पूरी तरह से असफल हो गया, तथ्यों को नकारना होगा। वास्तव में इस आंदोलन ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। इस आंदोलन ने हमारे सांस्कृतिक जीवन को जितना प्रभावित किया, उसकी समता का उदाहरण अन्यत्र मिलना मुश्किल है। इस आंदोलन ने जनमत तैयार करने के अनेक नए तरीके अपनाए।
आंदोलनकारियों का यही संघर्ष भावी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो भावी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डालकर ही समाप्त हुआ।